नमस्कार, D2 प्लस अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में ग्राम पंचायतों के द्वारा जो पट्टे जारी किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपका मकान 2016 से पहले का बना हुआ है, 2016 से पहले का आपका मकान बना हुआ है, चाहे वो 50 साल पुराना हो, 70 साल पुराना हो, तो आपको ₹320 में आपको वो पट्टा मिल जाता है। 300 वर्ग गज तक का तो आपको एक तरह से फ्री में मिल जाता है। उसके बाद में आपको जो भी डीएलसी रेट है, उस डीएलसी रेट का 1/4 यानी 25% आपको और देना पड़ता है और आपकी जो उपयोग में आ रही संपूर्ण परिसर का जो पट्टा है, आपको मिल जाता है। चाहे वो साढ़े 400 वर्ग गज का हो, 400 का हो, 500 का वर्ग गज का हो, आपको मिल जाता है। इसमें तो आपको जानकारी है, लेकिन इस पे हम ज़्यादा चर्चा ना करके इसमें तो सिर्फ़ हम ये इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर डीएलसी रेट आपकी 10,000 है या 50,000 है, क्या 10,000 से ऊपर जाने पर आपको पंचायत समिति से अनुमति लेनी होती है या 50,000 से ऊपर अगर आपकी डीएलसी राशि जा रही है, तो आपको अनुमति लेनी होती है? इस पर ही हम चर्चा करेंगे। आज इसके अलावा हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से नियम 144 और 156 पर। 144 और 156 क्या है? आपको ये पता होता है कि अगर मान लो आपका घर पुराना है, 2016 से पहले का बना हुआ है, तो आपको ग्राम पंचायत ईज़ी वे में पट्टा जारी कर देती है। यहाँ तक तो चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका मकान का तो आपको पट्टा बन गया और आपके पास एक बाड़ा भी है, जो मैं आगे बताऊँगा किस प्रकार से क्या कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास मकान का पट्टा बनने के बाद में अगर आपके पास बाड़ा है और वो बाड़ा जिसको मतलब गाँव में बाड़ा भी बोलते हैं, नोरा भी बोलते हैं, उसमें पशु बाँधने के काम में लेते हैं, वो वहाँ पे चारा डालते हैं, पशु बंधे रहते हैं, उसके मतलब कब्जे के रूप में वो टिन शेड वगैरह डाले रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे पशु बाँधते हैं और उसके चारों तरफ तारबंदी कर देते हैं या फिर बाड़बंदी कर देते हैं और कई जगह जो पैसे वाले लोग हैं, वो वहाँ पे चारदीवारी भी कर देते हैं। तो ऐसे चारदीवारी युक्त है, कोई बाड़ युक्त है या फिर अन्य किसी भी प्रकार से कब्ज़ा करके पशुओं को चारा डालने, पशुओं को रखने के लिए एक ही स्थान पर कब्ज़ा करके रहते हैं, तो क्या ग्राम पंचायत उनको भी पट्टा जारी करती है? आज हम इस पर ही मुख्य रूप से फ़ोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से, कैसी भूमि पर और कितने पैसे लगते हैं इस प्रकार के पट्टे बनाने में और उसका आवेदन किस प्रकार करते हैं? इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसमें आप लोगों के कई कन्फ्यूज़ है, वो भी शायद दूर हो जाएँगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो ग्राम पंचायत के पास कोई ज़मीन है और वो एकदम स्वतंत्र है, उसपे सिर्फ़ ग्राम पंचायत का ही उसके ही हक में है और किसी का कोई कब्ज़ा नहीं है, तो ऐसी ज़मीन का वो नीलामी के थ्रू जो भी सबसे ऊँची बोली लगाएगा, उनको ग्राम पंचायत बेच देती है। लेकिन गाँव में वो आजकल वो सिस्टम तो रहा नहीं कि कोई ज़मीन खाली पड़ी हो और ग्राम पंचायत की हो। हालाँकि वैसे तो ग्राम पंचायत की होती है, लेकिन वो अत्याचार हो रखा है, उस पर अतिक्रमण हो रखा है और वो अतिक्रमण भी लंबे समय से है, तो ग्राम पंचायत उनको हटा भी नहीं सकती। तो ऐसी ही ज़मीन बची हुई है जो मतलब ये प्रार्थी के पास 500-500 वर्ग गज़, 1000-1000 वर्ग गज़ की ज़मीन रोक रखी है और उस पर अतिक्रमण कर रखा है, खाली पड़ी है। ऐसे कोई खाली ज़मीन है नहीं जिसमें ग्राम पंचायत नीलामी करके पट्टे जारी कर दे या किसी को बेच दे। तो हम जो खाली पड़ी हुई ये ज़मीन है और वो पशुधन रखने के लिए या अन्य किसी भी प्रकार से यूज़ करने के लिए उस पे कब्ज़ा कर रखा है, तो उस ज़मीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज पुराने घरों के जो पट्टे बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके मुख्य रूप से 2 नियम देखते हैं। नीलामी वाला तो सिस्टम 154 के तहत होता है और 141 वो 41 के तहत और 154 के तहत, तो वो उसकी तो हम अभी फ़िलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ उसी की चर्चा कर रहे हैं जो गाँव में ज़मीन पड़ी है, उसका अतिक्रमण कर रखा है, कोई उसको किसी भी प्रकार से कब्ज़े में ले रखा है और उसके पट्टे कैसे बनवाए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक तो नियम होता है राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियम 144 और एक नियम होता है 156। इन 2 नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नियम 144 तो ये कहता है कि अगर मान लो मकान के पास में कोई भू-पट्टी है, मकान बना हुआ है, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बाकायदा चित्र के माध्यम से आपको बताएँगे कि भू-पट्टी कौन-सी होती है और 144 वाला कौन-से में लागू होता है और 156 वाला कौन-से में लागू होता है। अगली बात ये तो भूमि पट्टी होती है जो मकान के पास में खाली जगह पड़ी हुई होती है और ये मतलब भू-पट्टी आवंटन का नियम है और ये निजी बातचीत के द्वारा ये नियम है 156। ये केवल भूमि पट्टी के लिए है जो स्वतंत्र भूखंड नहीं है। मतलब एक तरह से स्वतंत्र नहीं है ये, पड़ोसी के काम आ रहा है या जो
मकान है जिसके सटा करके लगी हुई है उसके काम आ रहा है। और जो 156 के तहत ये सामान्य आबादी भूमि के लिए है जहाँ नीलामी संभव नहीं है, उचित नहीं है। नीलामी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी ने कब्जा कर रखा है। ये विशेष परिस्थितियों में बिना नीलामी के सीधे पट्टे जारी करने की प्रक्रिया है। क्षेत्रफल की बात करें तो अगर 144 की बात करें तो आवास के लिए तो आपको 100 वर्ग गज कोई पट्टी है तो आवास के लिए आपको 100 वर्ग गज और वाणिज्य की बात करेंगे तो वाणिज्य के लिए 200 वर्ग फीट की जमीन है वो आवंटन कर सकते हैं। और जो अगर 156 की बात करेंगे जैसे किसी ने बाड़ा या नोरा बना रखा है तो उसमें इस प्रकार के क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है। ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। ये सिर्फ़ पुरानी कब्ज़ों के आधार पे होता है और ये इधर 144 में जो इसमें कोई कब्ज़े का कोई इश्यू नहीं होता है। केवल उस व्यक्ति को जिसके मकान, दुकान उस पट्टी से सटा हुआ हो, यदि पड़ोसी एक से अधिक है तो वहाँ पे नीलामी होना अनिवार्य हो जाती है। ठीक है? ये कैसे होगी मैं अभी थोड़ी देर में बता दूँगा। उन मामलों में जहाँ व्यक्ति का स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो, पुराना अतिचार हो। अतिचार का मतलब यही है कि वो ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना ही कई वर्षों से उस पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, अवैध रूप से बैठा हुआ है, लेकिन वो लंबे समय से बहुत पुराना कब्ज़ा हो गया, तो उसका दावा न्यायसंगत है, उनके कोई दस्तावेज़ होंगे या उसके पड़ोसी बयान कर रहे होंगे, ऐसे कोई प्रमाणिक दस्तावेज़ भी अन्य भी हो सकते हैं उसके पास। अब आगे देखते हैं कि अगर 144 की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि भूपट्टी की बात होती है और 156 की बात करते हैं तब बाड़ा या नोरे की बात होती है। और इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा-सा चित्र के माध्यम से बता दूँ ताकि आपके सही समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जैसे ये है, इसके आधार पे हम देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे ये सड़क है, दिख रही है आपको ये सड़क है। इस सड़क में ये जो मकान बना हुआ है इधर, ये वाला मकान बना हुआ है। इसको नहीं देख कर के आप थोड़ा-सा इधर देख लो। जैसे मान लो आपका ये मकान बना हुआ है, ये, ये मकान बना हुआ है, जो आपको दिख रहा है, ये। इस मकान के पास में ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, ये आपको खाली जगह पड़ी हुई है, ये दिख रही है आपको। ये मकान के सटी हुई एक भूमि पट्टी है। तो मकान का तो 157 के तहत ग्राम पंचायत वैसे बना करके दे देती है। इधर भी देखो इस मकान की इधर भी ये खाली जगह पड़ी हुई है। अभी मकान के पास में जो इसके सट करके अगर ज़मीन पड़ी हुई है और ये घर वाला क्योंकि इसका 157 में तो मिल ही जाता है, लेकिन ये पास वाली जो पट्टी का भी अगर ये पट्टा लेना चाहता है, अब जैसे मान लो मोटे तौर पे आपको मैं बताऊँ कि जैसे मान लो ये मकान है, ठीक है? ये मकान है, ये आपको दिख रहा है, ये तो 157 के तहत उन्होंने पट्टा ले लिया और इधर रोड है, ये आपकी रोड है, इधर रोड है। अब रोड के और मकान के बीच में ये जगह पड़ी है, ये खाली जगह पड़ी हुई है। आपको थोड़ा-सा और कलर के थ्रू ये वाली जगह पड़ी हुई है। तो इस जगह का भी पट्टा बनवाते हैं। इधर भी देख सकते हो इस मकान के पास में ये जगह पड़ी हुई है, ये। अगर इसका पट्टा बनाते हैं तो 144 के तहत बनाते हैं और 144 क्या है? भूपट्टी यानी मकान के जो पास में नज़दीकी ही पट्टी है, उस पट्टी है। अभी क्या है कि इसकी नीलामी भी नहीं हो सकती। अब नीलामी क्यों नहीं हो सकती? देखो, जैसे मान लो ये तो इसकी दीवार है, ये तो दीवार आ रही है और ये इसके आगे जो ज़मीन है, वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ये। और यहाँ पे रोड है। तो इस मकान के आगे जो ये इतनी जगह पड़ी हुई है, इसको कौन लेगा? इसके मकान के तो इसी के काम आएगी, दूसरा खरीदेगा भी नहीं। और इतनी पतली पट्टी है कि कोई दूसरा मकान भी नहीं बना सकता, कोई काम में भी नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसके मकान के पास वाली ज़मीन है ना, वो इसी को दी जाती है और इसका क्राइटेरिया है कि आपको 100 वर्ग गज़ दी जा सकती है। और अगर मान लो वाणिज्य है, जैसे मान लो यहाँ पे दुकान है, जैसे यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे दुकान है, ये दुकान है। अब ये दुकान है तो इसके पास में जो ज़मीन पड़ी हुई है ना, ये जो दुकान है मेन चौक में है, ये बाजार की ज़मीन है, तो यहाँ पे है ना जो दी जाएगी वो 200 वर्ग फीट तक की दी जाएगी। अगर मकान है, रहने का मकान है और उसके पास में अगर कोई जैसे ये मकान है, इधर भी देख लो आप, ये मकान दिखाई दे रहा है,
इसके पास में ये जो पास में दिख रही है आपको, ये जो पास में दिख रही है ये वाली, ये है भूपट्टी। और ये भूपट्टी क्या है कि अगर मकानों के पास में है तो आपको 100 वर्ग गज तक की, और यदि दुकान के पास में है तो आपको 200 वर्ग फीट की जमीन आपको आवंटन कर दी जाएगी, और वो डीएलसी रेट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसका तो सीधा सा नियम यही है। अब आपको ये भी पता है नीलामी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये मकान बना हुआ है और इस मकान के इस मकान के आगे जो जमीन पड़ी हुई है ये इसी के काम आएगी, दूसरा आएगा भी नहीं, दूसरा लेगा भी नहीं, दूसरे के काम भी नहीं आएगी, और विवाद यानी झगड़ा अगर ये किसी को दे भी देंगे तो झगड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि मकान के आगे है, वो मकान के आगे कैसे करने देगा। तो इसके निस्तारण के लिए इस प्रकार का रूल बना हुआ है कि वो भूप्रटी उसको दे दी जाए और बाजार की जो भी रेट है वो उससे ले लिया जाए। ये तो गई आपका नियम कौन सा, 144 वाली बात हो गई कि 144 के तहत आप नीलामी नहीं कर सकते, 144 के तहत आपको एक भूपट्टी दे दी जाएगी, भूपट्टी का आवंटन हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन देख रहे थे। और जो ये मकान है इस मकान का आपको 157 के तहत पट्टा मिल जाएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आगे पट्टी है ये पट्टी आपको 144 के तहत मिल जाएगी, दूसरे को नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके मकान के आगे आपके मकान से सट कर है तो कोई दूसरा काम भी नहीं लेगा, झगड़ा भी होगा। तो इस प्रकार से मतलब ग्राम पंचायत इसका इस प्रकार से निर्णय करके रखे आपको पट्टा देती है। अब रही बात कौन सी, चलो आगे देखते हैं। अगली बात यह है कि अगर मान लो ये थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, एक मिनट, यही देख लो आप, यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इन्होंने यहाँ तो तारबंदी कर रखी है, तारबंदी करके यहाँ पे दीवार आकर के इस प्रकार से यहाँ पे एक बाड़ा बना रखा है, एक बाड़ा इधर भी है, इधर ये बाड़ा बना रखा है, और आबादी में है, और यहाँ पे पशु बांधने के काम आते हैं, और क्षेत्रफल भी ज्यादा है। तो अब इनको, क्योंकि अब ये किसका है, ये इस मकान वाले का है, इस मकान वाले का। अब ये स्वतंत्र नहीं है, इस पर कई वर्षों से कब्जा है। अब इसमें मनुष्य नहीं रहते, यहाँ पे ये आवास मनुष्य के आवास के काम में नहीं है, पुराना घर नहीं है, इसलिए 157 के तहत तो आप दे नहीं सकते। रही बात 144, तो 144 के तहत आप नहीं दे सकते, क्योंकि 144 में तो आपको 100 वर्ग गज तक ही देना है, और मकान से सटी हुई है, ये मकान से थोड़ा हट करके है। चलो ये मकान से वैसे भी सट कर है, लेकिन 100 वर्ग गज तक की पट्टी दे सकती है, तो आप तो पट्टी तो दे नहीं सकते। तो फिर क्या करोगे, फिर वापस देखो। अब जैसे ये आपको मैंने बता दिया, ये बाड़ा बना रखा है इन्होंने, और इसका मकान मालिक यहाँ पे है, ये मकान मालिक है इसका इधर, और बाड़ा यहाँ पे बना रखा है, और एक बाड़ा यहाँ पे बना रखा है, और इसका मकान मालिक ये है। अगर ये है और इसका यहाँ पे बना हुआ है तो सट करके बना हुआ है, ये मैं अलग अलग आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर मकान के पास में सट कर भी है तो भी आपको 156 के तहत देना पड़ेगा इसको। अगर इसका ये बाड़ा नहीं हो करके ये बाड़ा होता तो भी आपको 156 के तहत देना होता, 144 लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता कि 144 का रूल तो यही है कि मतलब वो आपके मकान के सट कर हो, और 100 से ज्यादा नहीं दे सकते 144 के तहत वो पट्टी। अब और दूसरी बात, उस पट्टी पे उसका कब्जा नहीं होता, समझ गए। 144 और 156 में मुख्य अंतर यही है कि 144 में 144 में बिल्कुल ये सट करके होती है, और जैसे मैंने आपको दिखा रखा है इस प्रकार से सटा करके होती है। ये 100 से ज्यादा नहीं दे सकते, 100 वर्ग से ज्यादा, और वाणिज्य में ये मतलब 200 वर्ग फीट से ज्यादा नहीं दे सकते, और ये खाली पड़ी होती है, इस पर कोई कब्जा नहीं होता। ये सिर्फ इस मकान के काम में आ रही है, और कोई इसको ये खाली पड़ी है तो इसका उपयोग हो जाए, इसलिए 144 के तहत इसका आवंटन कर देते हैं। आवंटन में जो डीएलसी रेट का जो भी पैसे बनते हैं वो इससे ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो 144 की बात हो गई, हम 156 की बात करें। अब यही मकान है, ये वाला, ये वाला, और इस मकान वाले ने यहाँ पे ये बाड़ा बना रखा है। अब ये 144 से नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, दूसरी बात इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा है और बहुत पुराना कर रखा है। अब 144 से तो ये होता है कि कब्ज़ा तो नहीं होता, एक पट्टी के रूप में होती है जो उसके उपयोग में आ रही होती है, अभी तो कब्ज़ा है। फिर दूसरी शर्त ये भी है कि ये है ना 156 के तहत दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और 144 के तहत तो आप 100 वर्ग गज तक का ही दे सकते हैं, 100 वर्ग गज तक की पट्टी दे सकते हैं। इसलिए अगर इस मकान का ये वाला अगर बाड़ा होता तो भी 156 से दिया जाता जो इसके सट करके है। अगर सट करके नहीं है और ये दूसरी जगह होता, यहाँ पे है, ये बाड़ा यहाँ पे है, तो भी आप 156 के तहत ही देते, 144 के तहत नहीं दे सकते। ये तो आपको कंफ्यूज दूर हो गया, ठीक है। और अब इसमें शर्त यही है कि आपको डीएलसी रेट है ना, डीएलसी रेट के बराबर लेना है बाड़ी का, जो 156 से। और 156 में ये है कि अगर जो, क्योंकि नीलामी तो नहीं लगा सकते ना, आप बोली तो नहीं लगा सकते। अब बोली इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इस पर तो अगले का पहले से ही कब्जा है, कई वर्षों से कब्जा है, इसलिए आप, क्योंकि खाली थोड़ी पड़ा है, स्वतंत्र भूखंड थोड़ी है जो आप नीलामी कर लोगे, इसलिए नीलामी तो नहीं होगी। फिर इस व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, ये तेरा इतने वर्ष से कब्जा है, इसके तो डॉक्यूमेंट्स दे, दस्तावेज दे, और हम तेरे नाम कर देते हैं, लेकिन आपको ये है कि आपको डीएलसी रेट देनी पड़ेगी। इससे डीएलसी रेट लेकर के नियम 156 के तहत इसको पट्टा जारी कर देते हैं, विवाद खत्म, और ये इसको पट्टा भी मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो यही बाड़ा है और ये कोई वाणिज्य क्षेत्र में बाड़े के रूप में यूज कर रहा है और वो जैसे बाजार में जमीन है, तो फिर आपको डीएलसी रेट की दुगनी लेनी है, फिर आपको डीएलसी रेट की दुगनी लेनी है। बस अब ये तो आपको मोटे-मोटे तौर पे समझ गए कि भाई अगर डीएलसी रेट का दुगना लेना है बाजार में तो 144 से और 156 आपकी समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपको ऐसा है तो मैं थोड़ा-सा अच्छे से बना कर के और आपको कन्फ्यूज़ दूर, लेकिन कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब एक ये है कि अगर मान लो आप 144 की बात कर रहे हो और 156 की बात कर रहे हो। ठीक है? 156 बाड़ी का पट्टा दिया जाता है। अब इसमें जैसे डीएलसी रेट है ना, अगर डीएलसी रेट आप उसका मूल्य ले रहे हो और उसका मूल्य अगर 10,000 से ऊपर जा रहा है, 10,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी पंचायत समिति से। उसमें अलग-अलग क्राइटेरिया दे रखा है कि भई 50,000 तक तो पंचायत समिति से लेना है, फिर 50,000 से ऊपर 2 लाख 50,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर और 2 लाख तक तो पंचायत समिति से लेना है। इस प्रकार से कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, उसके हिसाब से ये करना है। अब इसको थोड़ा-सा मैं अलग से देख लेता हूँ, ये तो मैंने चित्र के माध्यम से आपको बता दिया कि इस प्रकार से कैसे क्या होता है। अब ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, एक बार मैं पुनः थोड़ा-सा हल्का-सा रिपीट कर देता हूँ या फिर आगे लास्ट में रिपीट कर दूँगा, है ना? तो हम थोड़ा-सा उस सारणी के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये नियम 144 वाला तभी प्रभावी होता है जब किसी आबादी क्षेत्र में सड़क, नाली या सार्वजनिक मार्ग के बाद कोई छोटा-सा टुकड़ा बच जाता है, जिसे किसी अन्य को बेचना संभव नहीं है। जैसे ये मकान हो गया, इधर ये इसकी सड़क आ गई और इन दोनों के बीच में ये जगह बच गई। या फिर यहाँ पे नाली है, नाली के बाद में ये जगह बच गई। अभी मकान के और नाली के बीच में ये जगह बच रही, तो ये किसी के काम की नहीं है, इसलिए 144 के तहत इसी मकान वाले को दे दिया जाता है या फिर इसके जो अगर पड़ोसी है उसको दे दिया जाता है। मतलब जिसके भी मुख्य रूप से उपयोगी है उसको दे दिया जाता है। इसको तो मैं क्या ही पढ़ूँ, ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या किसकी तरह है, कैसे क्या करना है, ये आपको भली-भाँति समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपका बाड़ा बना हुआ है, मकान का पट्टा तो आपने 157 से ले लिया और वैसे अगर बाड़े का पट्टा लेना चाहते हो तो इस प्रकार से आवेदन करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि आप लिखोगे सेवा में श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी जो भी है, ये मैंने किसी पंचायत का लिया है और इसके आधार पे आप एक एप्लीकेशन बना दोगे और ये एप्लीकेशन बना कर के पंचायत में दे दिया जाएगा। पंचायत वाले को प्रथम बैठक में लेंगे, उसमें जो भी उनकी कार्रवाई है वो लिखनी होती है वो लिख लेंगे, कमेटी गठित कर देंगे और
कमेटी मौका निरीक्षण कर लेगी। मौका निरीक्षण में मुख्य रूप से वो 146 की 161 की पालना करेगी। पड़ोसियों के बयान ले लेगी, उनसे पूछताछ कर लेगी और जो प्रार्थी है उससे भी उसके जो भी संबंध में जो दस्तावेज है कब्जा का, जो ये शो करेगा कि मेरा कब्जा है, उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पेश कर देंगे। इसमें लेखबद्ध कारण भी करेंगे कि आप नीलामी क्यों नहीं कर रहे, तो नीलामी में वो सारे कारण लिख देंगे जो इसमें दिखा रखा है, बता रखा है। अभी एक एक चीज पढ़ने से तो कोई सार नहीं है, ये तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो इसमें आप देख लेना। ये सारी लिख, क्योंकि ये चीजें लिखना जरूरी है, ये चीज का सिद्ध करेगी कि उसका नीलामी नहीं कर सकते, उसका कब्जा है, तो अब उसको बातचीत के द्वारा ही, यानी उससे प्रार्थी से बातचीत करके उसको डीएलसी रेट पर ही देना पड़ेगा। इस प्रकार से वही जो जो भी कार्रवाई करनी होती है, टिप्पणी, जो आपत्ति नोटिस वगैरह जारी करना होता है, ये सारी चीजें वैसे ही करते हैं जैसे 157 में करते हैं। बस इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि ये जो डीएलसी रेट ले लेते हैं उसकी पुष्टि के संबंध में ना उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो इसमें टिप्पणी, वैसे मैं बता देता हूँ, ये तो मैं खैर क्या ही पढ़ूँ, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। ये प्रारूप होता है, 156 में देते हैं ना, तो नियम 167 में प्रारूप लिखा होता है। 167 में प्रारूप है, ये इसी में देते हैं, 156 का भी इसी में देते हैं, और 144 वाला भी इसी में देते हैं, नीलामी वाले भी इसी में देते हैं। थोड़ा सा ये कि कंफ्यूज रहता है कि भाई ये वाला, ये कंफ्यूज में थोड़ा सा इसको स्टडी करके ही आपको अच्छे से बता देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से ये है कि आपका प्रश्न ये होता है कि जो नीलामी की राशि है ना, कई जगह तो नियम ये लिखी है कि 50,000 से ऊपर होती है तो पंचायत समिति से अनुमोदन लेना होता है, पुष्टि करवानी होती है। कई जगह ये लिखा हुआ है कि 10,000 से ऊपर है तो आपको पुष्टि करवानी है। तो ये क्या कंफ्यूज है, क्या 157 में भी ऐसा ही कुछ है या ये नीलामी वाले में भी ऐसा है? तो ये थोड़ा कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। अब देखो इसका, थोड़ा ये देख लेते हैं ना। आपका आपका प्रश्न है कि पुष्टि नीलामी में राशि 50,000 की है और 10,000 भी तो हो सकती है। क्या नीलामी में डीएलसी रेट नहीं देखी जाती? क्या नीलामी होती है तो डीएलसी रेट नहीं देखी जाती? वो चीजें भी है। इसमें देखो, नीलामी शुरू करने से पहले पंचायतें की न्यूनतम बोली तय करती है। न्यूनतम बोली तय करती है। ये नियम ये है कि कीमत बाजार दर या डीएलसी रेट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर जमीन बेच रही है ग्राम पंचायत नीलामी के थ्रू, नीलामी के तहत बेच रही है, तो वहां की जो भी डीएलसी रेट है वो रख देगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देख लो, जैसे अगर मान लो जमीन की डीएलसी रेट 17,000 है तो पंचायत नीलामी की शुरुआती 17,000 से करेगी। 17,000 से नीचे नहीं बेचेगी, कोई भी व्यक्ति इससे कम की बोली नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि नीलामी भी डीएलसी रेट से तो कम नहीं देते। ठीक है। 50,000 वाली छूट का असली मतलब क्या है? जो 50,000 की अनुमति वाला है ना, उसका क्या असली रोल क्या है? जब हम कहते हैं कि 50,000 तक पंचायत खुद निर्णय ले सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17,000 की जमीन को पंचायत 5,000 में दे देगी। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि जैसे 17,000 की डीएलसी रेट से शुरू हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आखिरी बोली 45,000 लगा दी किसी ने, वहां पे रुक गई बोली। अब चूंकि ये 45,000 डीएलसी रेट 17,000 से ज्यादा है और 50,000 की सीमा में है, इसलिए पंचायत इस सौदे को अपनी मीटिंग में खुद ओके कंफर्म कर सकती है और फाइल ऊपर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पट्टा, मतलब जो भी नीलामी है उसको जमीन बेच देती है। अगर बोली कम लगे तो ये एक गार्ड रेल है ना, गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या है? गार्ड रेल का मतलब होता है सुरक्षा दीवार, सुरक्षा रेलिंग। जैसे रोड नहीं होता है क्या, रोड के साइडों में देखो एक रेलिंग लगी हुई होती है, वो रेलिंग का काम ये रहता है कि जो गाड़ी चल रही है ना, वो उसके सुरक्षा के लिए लगा हुआ है कि वो रोड को छोड़ करके दूर नहीं चली जाए, मतलब दुर्घटना को बचाने के लिए। तो इसमें भी एक तरह से रेलिंग का ही काम करता है 154। अब देखो आगे, ये गार्ड रेल का काम आती है। और अगर नीलामी में सबसे ऊंची बोली 18,000 लगी, यानी जो डीएलसी से तो ऊपर है, लेकिन पंचायत या उच्च अधिकारी को लगता है कि ये कि उस जगह की असली कीमत 60,000 होनी चाहिए थी, तो नियम 154 के तहत नीलामी को रद्द किया जा सकता है, यह कहकर कि कीमत पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब ये है इसमें, अब वो 50,000 वाले आप ऐसे मत कर देना कि इसमें तो 50,000 की अनुमति लेती है, वो वाली बात नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे है कि मान लो डीएलसी रेट 17,000 है वर्ग मीटर का, जो भी है,
और अगर उसके बेच रहे हैं, अगर क्योंकि अगर 17,000 है तो 18,000 लगा दिया और उसको 18,000 में दे दिया और उच्च अधिकारी को लगता है कि यहाँ पे तो बाजार रेट तो 60,000 है, तो फिर इस आधार पे इसको नीलामी को रद्द कर सकते हैं। मतलब इसकी पुष्टि लेनी जरूरी है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। जगह पर असली तो 60,000 होनी चाहिए थी, तो नियम 154 के तहत उस नीलामी को रद्द किया जा सकता है, यह कहकर की कीमत पर्याप्त नहीं है, ये उच्च अधिकारी उसको रद्द कर सकते हैं। 10,000 बनाम 50,000 का क्या खेल है वो देखो। नीलामी सरकार मानती है कि खुली प्रतियोगिता है, नीलामी क्या है, एक खुली प्रतियोगिता है, ये सरकार मानती है। जैसे मान लो अगर किसी ने 49,000 की बोली लगाई है तो वह ईमानदारी से आई होगी, क्योंकि वहां और भी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए पंचायत को 50,000 की पावर दी गई है। बिना नीलामी यानी अगर 157 के तहत दे रहे हैं बिना नीलामी की, तो यहाँ कोई दूसरा बोली लगाने वाला नहीं होता है। यहाँ पंचायत अपनी मर्जी से 17,000 की जमीन को 11,000 में भी अपने आदमियों को दे सकती है। तो इस प्रकार से पंचायत है ना सेटिंग कर लेती है। सरपंच के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो किसी के दबाव में आकर के तो वो क्या है कि महंगी जमीन है 17,000 20,000 की, तो उसको कम में भी दे सकती है। तो इसी सेटिंग को रोकने के लिए यहाँ मात्र 10,000 की लक्ष्मण रेखा खींची गई है। जो अनुमोदन की बात करते हैं ना 10,000, वो इसलिए 10,000 का है कि भाई 10,000 से ऊपर है ना, वो ग्राम पंचायत को उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है। मतलब मोटे तौर पर निष्कर्ष की बात करें तो नीलामी में डीएलसी रेट फर्श का काम करती है, जिससे नीचे आप गिर नहीं सकते। डीएलसी रेट से नीचे आप जमीन बेच नहीं सकते। और 50,000 रुपए पंचायत की छत है, अगर इससे आपको क्रॉस करना है, 50,000 से ऊपर जाना है, तो आपको उच्च अधिकारी से पूछना पड़ेगा, उनसे ही मंजूरी के बाद में आप पट्टा दे सकते हो। दूसरा प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि जब नियम 157 इन पुराने मकानों का पट्टा दिया जाता है, तो जमीन दी जाती है जी आ रही है, तो वहां 50,000 की छूट क्यों नहीं, सिर्फ 10,000 की सीमा क्यों है? आपने ये बात कह दी कि अगर मान लो आप नीलामी से बेच रहे हो, अगर आप नीलामी से बेच रहे हो और आपकी नीलामी बोली अगर 50,000 से ज्यादा है, तो आपको पंचायत समिति से अनुमति लेनी होगी। क्या नियम 157 के तहत पुराने घरों की जो पट्टे बनाए जाते हैं, तो क्या उसमें 10,000 का क्यों रखा है कि 10,000 से ऊपर होते ही आपको अनुमति लेनी होगी? उसमें भी तो लिख सकते थे, उसमें भी तो मान सकते थे कि 50,000 से ऊपर अनुमति लेनी होती है। इस पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इस कारण प्रक्रिया की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, इससे नीचे दिए गए बिंदु से समझिए। खुली प्रतियोगिता बनाम सीधा आवंटन। नियम 154 नीलामी, नीलामी का नियम है ये। इसमें जमीन खुली बोली से बेची जाती है, पूरा गांव देख रहा होता है कि कौन कितनी बोली लगा रहा होता है, यानी पारदर्शिता बनी होती है उसमें। यह कीमत बाजार तय करते हैं, पंचायत नहीं। अब अगर नीलामी हो रही है तो उस जमीन की कीमत है ना बाजार तय करते हैं, वहां पे लोग तय करते हैं, बढ़ चढ़ करके बोलियां लगाते हैं, उसमें पारदर्शिता आती है, ज्यादा से ज्यादा रेट में बिकने की उसके पूरे चांस होते हैं, वहाँ खुली प्रतियोगिता होती है, वहां गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए सरकार 50,000 तक की बड़ी छूट पंचायत को दी है नीलामी में। ठीक है, तो नियम 157 की बात करें तो पुराना कब्जा है और उस पे पट्टे दे रहे हैं, तो इसमें कोई नीलामी नहीं होती, पंचायत सीधे एक व्यक्ति को पट्टा जारी करती है और यहाँ कोई दूसरा दावेदार बोली लगाने वाला नहीं होता है, एक ही व्यक्ति को दी जाती है, तो उसको साठ गांठ करके भी तो दी जा सकती है। वही बात अभी जो मैंने ऊपर ने बताया था कि भाई 17,000 की जमीन को 11,000 में भी तो दे सकती है, वो सरपंच का खास आदमी हो, पंचायत के कार्मिकों का खास आदमी हो, तो ज्यादा रेट की जमीन है, 50,000 की जमीन को उन्होंने 20,000 में भी तो दे सकता है। मिली भगत का डर, नियम 157 के तहत पट्टा देते समय पंचायत खुद दर तय करती है कि इसका कितना पैसा लेना होता है, और इसमें भी आपको मैं ये बताऊं पंचायत कैसे तय करती है, वो भी थोड़ा देख लो, इसी में देख लो, फिर अलग से तो क्या देखेंगे। ये मैंने वैसे ही बना दिया एक बार, पर आप कहोगे तो वैसे टू द पॉइंट भी बना देंगे, वैसे मोटे तौर पे भाई आपको थोड़ा कंफ्यूज दूर हो जाए। जैसे मान लो, जैसे उस चित्र के माध्यम से बता देता हूँ आपको, है ना, इसके माध्यम से देख लो आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये गांव की मुख्य सड़क है। ये जो आपको दिख रही है, ये गांव की मुख्य सड़क है। अब इस मुख्य सड़क यानी 82.5 मीटर, इस सड़क के पास 82.5 मीटर के एरिया में, मोटे तौर पर ये मान लो कि इसके एरिया में जैसे ये मकान आ रहा है, ये मकान आ रहा है, तो इस रोड के पास, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे चौक है
और यहाँ पे मार्केट भी है। इस मार्केट के पास पास वाली जमीनें, उनकी डीएलसी रेट है ना, एक होता है एक्सटेरियर और एक होता है इंटीरियर। तो इसमें एक्सटेरियर जो ज्यादा रेट होती है, अब अगर आप जो ई पंजीयन वाली साइट है और उससे आप डीएलसी रेट की जो लिस्ट निकालोगे तो उसमें दो होती है, एक तो होती है एक्सटेरियर और एक इंटीरियर वैल्यू। तो एक्सटेरियर वैल्यू लगती है। एक्सटेरियर वैल्यू कहाँ कहाँ लगती है वो मैं आपको फिर मैं पुनः बता दूं कि अगर मान लो ये आपका नक्शा है जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या है कि दो वैल्यू होती है, एक तो एक्सटेरियर और एक इंटीरियर। एक्सटेरियर और इंटीरियर, तो जो ज्यादा मूल्य वाली है उसको एक्सटेरियर बोलते हैं। और वो ज्यादा मूल्य कहाँ लगती है, अगर जो मेन रोड है और मेन रोड के पास में जो भी मकान आते हैं, मतलब 82.5 मीटर के दायरे में आते हैं, तो वो उनके एक्सटेरियर लगती है। जैसे इधर वाले मकानों की सबके एक्सटेरियर लग जाएगी। बाजार है, बाजार के पास वाले में एक्सटेरियर लग जाएगी। फिर उसके बाद भी जैसे बाहर की साइड जमीन है, उसके भी एक्सटेरियर लगती है। बाजार, रोड के पास और बाहर वाली, और अंदर गलियों में है ना उसके इंटीरियर लगती है। जैसे मान लो अब यहाँ पे रेट है, वो रेट है आपको जैसे पता है, तो हमारे यहाँ रेट है 460 रुपए, ये तो एक्सटेरियर है। एक है 340 या इंटीरियर है। तो एक्सटेरियर कहाँ कहाँ लगेगी आपको मैंने बता दिया कि जो मुख्य रोड है उस पे आने वाले मकानों पे लगेगी, बाजार पे लगेगी, और गांव से जो बाहर है जहाँ पे बिकने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, तो वहां पे भी एक्सटेरियर लगती है। और गांव के अंदर गलियों में बहुत ही सघन आबादी के अंदर बसे हुए हैं, तो उनको 140 के रेट से रेट लगती है। चलो हम आगे बात करते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे थे, इसमें हम ये देख रहे थे कि नियम 157 के तहत जो पट्टा दिया जा रहा है वो खुद ही तय करती है, रेट खुद ही तय करती है, नियम के अनुसार मामूली शुल्क लेती है। उसमें बहुत 100-200 रुपए लगते हैं, थोड़े बहुत लगते हैं। सरकार को ये डर रहता है कि कहीं पंचायत कीमती जमीन को कम कीमत दिखाकर अपने किसी करीबी को न दे दे, ये सरकार को डर रहता है। क्योंकि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति बोली नहीं लगा रहा है, इसलिए पंचायत और आवेदक आपस में मिलकर सरकारी राजस्व का नुकसान कर सकते हैं। इसे सीधे सौदे में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने, अब देखो, नियम 160 के जरिए अंकुश लगाया है। अगर जमीन की वैल्यू 10,000 से ऊपर है तो पक्का सरकारी ठप्पा ऊपर के अधिकारी का ही लगेगा। जब तक ऊपर के अधिकारी मंजूरी नहीं देंगे, वो ये नहीं बता देंगे कि हाँ इन्होंने उचित जो भी इसकी कीमत बनती है वो प्रॉपर कीमत इन्होंने प्राप्त की है और जो भी अभिकथित प्रक्रिया है उसका पालना किया है, तो वो अनुमति देंगे, वरना अनुमति नहीं देंगे। ठीक है। अब नियम इसमें 160 और आ जाता है, वो क्या कहता है, यानी कानून, कानून में नियम 160 इस तरह से लिखा गया है कि नीलामी के अलावा किसी भी तरह से अगर जमीन दी जाती है, चाहे वो विक्रय कर रहे हो, चाहे आप आवंटन कर रहे हो, चाहे आप विनियमितीकरण कर रहे हो, अगर उसका मूल्य 10,000 से ऊपर जाता है तो हर मामले में उच्च अधिकारी से पुष्टि अनिवार्य है। चूंकि नियम 157 नीलामी नहीं है, इसलिए इस पर 10,000 वाली सख्त श्रेणी काम में आती है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ नीलामी, नीलामी से अगर कोई जमीन बेची जा रही है तो उसमें 50,000 वाला रूल लागू होता है कि अगर नीलामी की राशि 50,000 से ऊपर है तो अनुमति लेनी होगी, अन्यथा नहीं लेनी होगी। लेकिन 154 नीलामी वाले के अलावा जितने भी है उनमें अगर राशि अगर 10,000 से ऊपर जाती है तो आपको अनुमति लेनी होगी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं। देखो, केस ये है कि एक प्लॉट की नीलामी और राम ने सबके सामने 40,000 की बोली लगाई। ये पंचायत के अधिकार में है, वो खुद मंजूर कर सकती है क्योंकि वो 50,000 से कम है। केस बी नियम 157, श्याम का 1996 से पुराना मकान है और पंचायत उसका पट्टा बना रही है। अगर उस जमीन की सरकारी दर के हिसाब से कीमत अगर 12,000 रुपए होती है, 12,000 रुपए होती है, तो पंचायत अकेले पट्टा जारी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पंचायत फाइल को पंचायत समिति भेजनी पड़ेगी क्योंकि ये बिना नीलामी वाला मामला है और 10,000 की सीमा से ऊपर है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको भेजनी पड़ेगी। मोटे तौर पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, मोटे तौर पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर 50,000 की सीमा विश्वास पर टिकी हुई होती है, क्योंकि वहां पे नीलामी हो रही है, इसलिए नीलामी हो रही है, तो सरकार का ये विश्वास है कि वहां बहुत सारे लोग हैं, बढ़ चढ़ करके बोली लगा रहे हैं, सभी लोगों के बीच में बोली लग रही है, इसलिए वहां पे गड़बड़ी होने के चांस जीरो है।
लेकिन 10,000 की सीमा निगरानी के लिए है, क्योंकि यहाँ पंचायत सीधे पट्टा दे रही है, तो पता नहीं वो अपने आदमियों को कम पैसे में भी दे सकती है, और आप अखबारबाजी में देखते भी हैं। अक्सर लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं कि 10,000 और 50,000 की ये दो सीमाएं अलग अलग क्यों रखी है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य कारण ये है कि जमीन देने का तरीका है। कानून बनाने वालों ने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग अलग सीमाएं तय की है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नीलामी यानी 50,000 की सीमा नियम 154 एक सार्वजनिक प्रक्रिया है। इसमें मुनादी मुनादी यानी ढोल बजाकर घोषणा की जाती है, उस प्रक्रिया को मुनादी कहते हैं। अखबार या नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन दिया जाता है। कई लोगों के सामने बोली लगती है। इसका तर्क यही है कि क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और पारदर्शी होती है, इसलिए सरकार मानती है कि यहाँ गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए वो इसको कंपनसेशन सीमा थोड़ी कन्फर्मेशन सीमा थोड़ी बड़ी यानी 50,000 रुपए रखी है। निजी बातचीत या आवंटन 10,000 की सीमा में नियम 160। नियम 160 जैसे अगर आप एक 156 के तहत दे रहे हो, 157 के तहत दे रहे हो, 158 59 के तहत दे रहे हो, तो इनमें 10,000 से ऊपर जाती है, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तर्क रीजन क्या है कि इन मामलों में कोई खुली बोली नहीं लगती या पंचायत और व्यक्ति के बीच में सीधा सौदा होता है। ऐसी स्थिति में भाई भतीजावाद, सस्ती दरों पर जमीन देने का डर ज्यादा होता है, इसलिए सरकार ने यहाँ कड़ी निगरानी रखी जाती है और मात्र 10,000 से ऊपर हर सौदे के लिए बड़े अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होती है। आपको इनके संबंध में अगर अन्य किसी भी प्रकार के आवेदन कैसे करना है, अपील कैसे करनी होती है, पट्टा रद्द कैसे किया जाता है, मतलब जो भी आपको ग्राम पंचायत में पट्टों के संबंध में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब किसी प्रकार की और अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।